हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मधु और चैनल है विजन केयर और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पैलोजी। हमारा टॉपिक चल रहा है ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। उसी में थोड़ा हम आगे पढ़ाई करेंगे। कल हमने पढ़ा था, वोकल कॉर्ड तक पढ़ा था। वोकल कॉर्ड के अलावा हमने ट्रैकिया पढ़ा था, लंग्स पढ़ लिया था, है ना। पैसेज, हम जो है रेस्पिरेशन का पैसेज में ट्रैकिया, ब्रोंकियाई ब्रोंकियाई तक हम लोग जा चुके थे, है ना। उसके आगे हमें पढ़ना है क्या, लंग्स। अब लंग्स में क्या क्या होता है, लंग्स को थोड़ा ध्यान से देखा जाए, है ना। लंग्स में जो है ना एक कवरिंग होती है, तो कवरिंग होती है, उसे क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। लंग्स में जो कवरिंग होती है उसको हम प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। लंग्स जो है सॉलिड होता है, स्पंजी होता है। मसल जो इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी इसमें होती है, एक्सपेंशन की एबिलिटी होती है। थोरेसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है ना। लंग्स की जो कवरिंग होती है दो लेयर की होती है, डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। मीजोडर्मल ये ओरिजिन में होती है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के प्लूरा कैविटी होती है, जिसमें प्लूरा फ्लूइड फिल्ड होता है। सपोज कीजिए ये ऐसे देखिए, ये आउटर कवरिंग है, ये इनर कवरिंग है ना। ऐसे ये ये कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग है, ये इनर कवरिंग। इनके बीच में जो गैप है, ये गैप दिख रहा है ना, इस गैप में क्या प्लूरा फ्लूइड फील्ड है। इसका जो अमाउंट होता है 150 ml होता है ना। प्लूरा फ्लूइड का कितना अमाउंट होता है, 150 ml होता है। प्लूरा कैविटी जो है सिलोमिक होती है, सिलोम। प्लूरा कैविटी को सिलोम का। लंग्स के अंदर क्या होता है, ब्रोंकियाई का नेटवर्क होता है, जो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। पहले ट्रैकिया, सपोज दिस इज ट्रैकिया, दिस इज ब्रोंकियाई एंड फर्दर दीज आर द फिंगर्स आर ब्रोंक्यूल एंड द टिप ऑफ द फिंगर्स आर फर्दर डिवाइड इन द स्मॉल ब्रांच दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। समझ रहे हैं ना। ये हमारा ये ट्रैकिया, दिस इज ब्रोंकियाई, दीज आर ब्रोंक्यूल एंड आफ्टर दैट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई होती है ईच लंग की सरफेस पर। एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, जो डबल लेयर होती हैं प्लूरा की। अब क्या होता है, दो लेयर होती हैं। एक तो लंग्स की लेयर। अब जैसे हम हमारी जो बॉडी है, लंग्स बॉडी से भी तो टच होता है ना कहीं पे। तो जो बॉडी का इंटरनल पार्ट है और लंग्स का भी आउटर पार्ट है। बॉडी का इंटरनल पार्ट, लंग्स का आउटर पार्ट, समझ रहे हैं। बॉडी का इंटरनल पार्ट और लंग्स का आउटर पार्ट, इनके बीच में भी तो वो होता है स्पेस, जिसमें पानी भर जाता है, कई बार विजुअल फ्लूइड होता है, पार्शियल पूरा, है ना। तो जो लंग्स के फूलने और पिचकने में दिक्कत करता है, जिसे प्लूरिसिटी डिजीज कहते हैं। अगर इस कैविटी में इंटरनल लेयर ऑफ बॉडी वॉल एंड आउटर लेयर ऑफ लंग्स, इसमें जो फ्लूइड कभी कभी फिल्ड हो जाता है, फूलने और पिचकने में दिक्कत होने लगती है, तो उस डिजीज को क्या कहते हैं, प्लूरल डिजीज कहते हैं, है ना। और लंग्स का नंबर क्या होता है, लेफ्ट में कितने लंग्स होते हैं, 3। राइट, देखिए ये लेफ्ट में है ना। टोटल पार्ट कितने होते हैं, 5। हार्ट में कितने होते हैं, 22। लंग्स कितने होते हैं, 23। अब जैसे ये जो सामने है, ये लेफ्ट में होते हैं 2, राइट में होते हैं 3, तो 23 है ना। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो राइट में कितने 2 पार्ट हैं और लेफ्ट में कितने 23 पार्ट है, तो कितना हुआ 23। हम्म और जो है प्लूरा जो फील्ड होता है, प्लूरा 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 फ्लूइड जो है प्लूरा कैविटी में होता है, जो है
थोरेसिक कैविटी की लाइनिंग के क्लोज होता है। थोरेसिक कैविटी की भी तो लाइनिंग होगी ना, उसी में क्लोज होता है। प्लूरा मेम्ब्रेन जो है कनेक्ट करती है लंग्स की सरफेस। ये लंग्स है, ये प्लूरा मेम्ब्रेन है, ये लंग्स से कनेक्ट करती है। ये हमारी बॉडी है, बॉडी और लंग्स की लाइनिंग के बीच में जो कैविटी है, इसमें जो है फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसके फूलने और पिचकने में दिक्कत होती है, और इसे प्लूरा डिजीज कहते हैं। राइट में जो है 3 होते हैं भाग, और लेफ्ट में जो है 2 होते हैं। तो 32, 23 जैसे पेपर पे हम लिखते हैं, पेपर पे जब हम लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ राइट से लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं ना, यहाँ से हमें लिखना शुरू है राइट या लेफ्ट। तो राइट कितने हैं 3, लेफ्ट कितने हैं 2, तो कितना हुआ 32। हार्ट में कितना होता है, हार्ट में हार्ट में कितने होते हैं 2 राइट एंड 2 आर इन लेफ्ट। तो हार्ट में 22, लेफ्ट में 32 नंबर लर्न रखेंगे तो इजी हो जाएगा लर्न करना, है ना। और राइट लंग्स का जो वेट होता है 625 ग्राम होता है, क्योंकि उसमें 3 चैम्बर होते हैं। लेफ्ट लंग्स का जो वेट होता है वो थोड़ा कम होता है। कितना कम होता है 50 ग्राम्स के आसपास ही कम होता है। तो 575 ग्राम्स के होता है लेफ्ट लंग का वेट। राइट लंग का कितना वेट हुआ 625। राइट लंग का लेफ्ट लंग का वेट कितना हुआ 575, है ना। और इसमें जो है कितने लंग्स में एल्वियोलाई होती हैं, कितनी एल्वियोलाई होती हैं, लंग्स की यूनिट होती है एल्वियोलाई, और लंग्स में 300 मिलियन एल्वियोलाई होती हैं। कितनी 300 मिलियन एल्वियोलाई होती है। 1 मिलियन एल्वियोलाई इज इक्वल टू 10 lakhs। 1 मिलियन एल्वियोलाई जो है 10 lakhs के इक्वल टू होती हैं, मतलब बराबर होती हैं ना। तो टोटल रेस्पिरेटरी एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, एल्वियोलाई जितनी ज़्यादा होती हैं वो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। गैसियस एक्सचेंज में लंग्स के सरफेस एरिया को एल्वियोलाई बढ़ाती हैं। जितनी ज़्यादा एल्वियोलाई होती हैं उतना ज़्यादा सरफेस एरिया हो। तो एल्वियोलाई कितनी है 300 मिलियन है एल्वियोलाई। तो जो है एक एल्वियोलाई 10 लाख के बराबर होती है ना। तो एल्वियोलाई जो है थिन मेम्ब्रेन वॉल्व होती हैं, मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वायमस नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम। जो लेयर होता है ना सिंपल स्क्वायमस, जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यू पढ़े हैं ना या पढ़ेंगे आगे। सिंपल स्क्वायमस नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है क्या एल्वियोलाई, सिंपल स्क्वायमस नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है। और ये सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, किसके लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। 2 टाइप का गैसियस एक्सचेंज होता है इसमें, टाइप 1 एंड टाइप 2 गैसियस एक्सचेंज होता है। और जो प्रोड्यूस्ड होता है डिटर्जेंट टाइप का सर्फेसेंट होता है, उसे सर्फेसेंट कहते हैं। वाल सेकंड में क्या होता है थिक होती है, बिकॉज आउटसाइड सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम लेयर येलो फाइबर की होती है। कनेक्टिव टिश्यू इज आल्सो प्रेजेंट आउटर साइड इन, है ना। सेकंड की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। आउटर लेयर सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम लेयर की बनी होती है, येलो कलर की होती है ना। सर्फिसेंट जो होता है मिक्सचर होता है लिपिड और प्रोटीन का। मेन लिपिड इज फॉस्फोलिपिड, मेनली लेसिथीन, समझ रहे हैं। जो सर्फिसेंट होता है, जो टाइप 1 टाइप 2 गैसियस एक्सचेंज इसके द्वारा होता है, डिटर्जेंट लाइक होता है। ये मिक्सचर सफिशिएंट किसका बना होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसमें मेन लिपिड क्या होता है फॉस्फोलिपिड, मतलब फॉस्फोरस कंटेनिंग होता है। और मेनली लेसिथीन होता है। क्या होता है लेसिथीन, है ना। सफिशिएंट जो है कोलैप्सिंग एल्वियोलाई की कोलैप्सिंग को रिड्यूस्ड करता है या प्रिवेंट करता है। इसे सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन को भी रिड्यूस करता है। ये 2 काम करता है सफिशिएंट। क्या क्या काम करता है, एक तो ये एल्वियोलाई की जो है कोलैप्सिंग को, मतलब चिपक जाने को, जैसे ट्रैकिया को चिपकने के लिए हाइलिन कार्टेज बनी हुई सी शेप्ड जो वॉल्व होती है ना 16 to 20 नंबर इन ट्रैकिया। लेंथ ऑफ ट्रैकिया इज 10 mm
और 10 सेंटीमीटर, और जो है विड्थ इज 2.5 सेंटीमीटर, है ना। तो इसी तरह से एल्वियोलाई में जो सर्फेसेंट होता है वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, और उसमें मेन लिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, जो कि लेसिथीन होता है। क्या होता है, लेसिथीन, है ना। तो जो सरफेसेंट रहता है वो उसका क्या काम होता है, कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करना। किसकी कोलैप्सिंग को, एल्वियोलाई की कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग मतलब चिपक जाना, भाई गैस आई गई O2 आई CO2 गई, O2 आई CO2 गई, उसके बाद अगर वो खाली ऐसे ऐसे हो रहा है तो कोलैप्स भी तो कर सकता है। कोलैप्स करेगा तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसके लिए उसमें जो सरफेसेंट है वो एंटी कोलैप्सिंग का काम करता है, और उसके जो है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है ना। एल्वियोलाई की जो वॉल होती है फैगोसिटिक सेल्स की फैगोसिटिक सेल्स होती है, जिसे कहते हैं डस्ट सेल। क्या कहते हैं, डस्ट सेल। फैगोसिटिक का मतलब समझ रहे हैं ना, फैगोसिटिक जो है डस्ट सेल होती हैं, है ना। और जो है एल्वियोलाई जो है बहुत थिन होती है, इसमें जो है ब्लड की सप्लाई काफ़ी रिच होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है इसमें, कैपिलरीज के थ्रू होती है ना। और जो है ब्लड फ्लो एल्वियोलाई जो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का जो ब्लड फ्लो होता है एल्वियोलाई माइनस कैपिलरीज, मतलब कैपिलरीज को माइनस कर दो तो एल्वियोलर जो होता है उसकी वजह से कैपिलरी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का फ्लो होता है ब्लड का, है ना। और उसके बाद क्या आता है, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है, ये अकेला 75% ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने क्या पढ़ा था, पांच सदस्य होते हैं किस में, रेस्पिरेशन के फैमिली में, है ना। ब्रीथिंग क्या है, एक परिवार का नाम है, ऐसे समझिए। ब्रीथिंग परिवार का नाम है, उसमें 5 सदस्य हैं। फर्स्ट हम जो है नेक, सेकंड जो है वर्टिब्रल कॉलम, थर्ड जो है स्टर्नम, फोर्थ जो है रिब्स, फिफ्थ जो है डायफ्राम। सबसे घर में एक हेड होता है ना, जो सारे कामों को देखता है, सबसे ज़्यादा काम करता है, या कह लीजिए कोई भी आराम कर सकता है लेकिन वो कभी आराम नहीं करता, उस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है ना। बड़ा एल्डर जो होता है समझ लीजिए कि वो डायफ्राम है। क्यों, क्योंकि डायफ्राम सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन करता है ना। नॉर्मल लाइफ से जोड़ के करेंगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। तो जैसे डायफ्राम क्या है, एल्डर ब्रदर है, या कह लीजिए घर का मुखिया है। घर का मुखिया कौन हुआ, थोरेसिक रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, थोरेसिक कैविटी का, है ना। मुखिया कौन हुआ, डायफ्राम, है ना। तो 100% रेस्पिरेशन का 75% रेस्पिरेशन डायफ्राम करता है। सपोज जैसे घर में जो मुखिया है भाई, वो बाहर कमाने भी जाता है, कोई बीमार हो जाता है उसको दिखाने भी जाता है, घर में कोई सामान खत्म हो जाता है वो भी जाता है। घर में जैसे 2 बच्चे हैं, एक मम्मी है बच्चों की, और डैडी हो गए डायफ्राम, है ना, और एक दादी है सपोज कीजिए, है ना। तो दादी, 2 बच्चे और मम्मी, ये क्या है, दादी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन। घर में एक बैकबोन भी होती है ना, कि भाई उसकी वजह से उसकी पीढ़ी होती है, तो वो बैकबोन कौन है, वर्टिब्रल कॉलम। दादी क्या हुई, वर्टिब्रल कॉलम हुई, और बच्चे क्या हुए, नेक और स्टर्नम। छोटे हैं साइज में, नेक छोटी, स्टर्नम छोटी। रिब्स मैक्सिमम एरिया कवर कर रही है ना थोरेसिक कैविटी का, तो मम्मी है। रिब्स क्या है, मम्मी है, मम्मा है। क्यों, क्योंकि वो घर का सारा काम करती हैं, कपड़े धोना ये सब करना। तो रिब्स जो है मैक्सिमम एरिया, घर में मैक्सिमम एरिया में घूमती है मम्मी, सारे घर में घूमती हैं, सारे घर में काम करते हैं। अगर वो ना दिखाई दे तो घर सुना सुना लगता है। इसी तरीके से रिब्स जो है मम्मी है, और पापा कौन है, डायफ्राम, जो काम करता है, सबसे ज़्यादा कमा के लाता है, जो घर की सारी जिम्मेदारी जिसके ऊपर है। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसने ले रखी है, डायफ्राम ने। समझ में आया ना। तो जो है डायफ्राम सिर्फ मैमल का करेक्टर है, जैसे, है ना भाई। डिफरेंस निकालने के लिए आएगा कि भाई जो है रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, और जो एव्स में, है ना, और मैमल्स में एक करेक्टर ऐसा बताइए जो सबसे अलग होता हो, जिसकी वजह से मैमल्स को पहचान पाए। डायफ्राम, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम एंड मेमोरी ग्लैंड, ये 2 डिफरेंस होते हैं जो सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं, है ना। थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी में जो है ये डिवाइड करता है किसको, बॉडी के अपर पार्ट को। थोरेसिक कैविटी में क्या आता है, नेक, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, उसी में हार्ट होता है, उसी में जो है लंग्स होते हैं। ये थोरेसिक कैविटी है ना। और ये एब्डोमिनल कैविटी, है ना, ये फ्लोर पर रहता है।
अभी फिर से कोई आज आ गया था तो गेट खोलने गए थे तो थोड़ा रखा ना कि क्लोज करके जाना है उसका। अब कहाँ थे हम लोग, आगे पढ़े डायफ्राम को हम पढ़ रहे थे जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड का काम करता है। ये थोरेसिक कैविटी के फ्लोर पे प्रेजेंट होता है। 75% ब्रीदिंग डायफ्राम के थ्रू होती है और अगर एक्सीडेंट में जो है डायफ्राम में कोई चोट आती है तो जो भी दूसरी चोट आई है उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। पेरिफेरल पार्ट जो है इसका रेडियल मसल से बना होता है। सेंट्रल पार्ट जो है सेंट्रल टेंडन से बना होता है। नॉर्मल कंडीशन में डॉम एंड आर शेप्ड होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में डॉम एंड आर शेप्ड होता है और कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब इंस्पिरेशन लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जब फ्लैट एंड जब इंस्पिरेशन आपने सांस अंदर ली तो ये फ्लैट हो गया और जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज होता है। बट एक्सपिरेशन के समय ये रिलैक्स होता है और डॉम शेप्ड होता है। इंस्पिरेशन के समय फ्लैट होता है और एक्सपिरेशन के समय डॉम शेप्ड होता है और वॉल्यूम इंस्पिरेशन के समय जो है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और जो है डायफ्राम फ्लैट शेप होता है और जो है एक्सपिरेशन के समय थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डायफ्राम जो है डॉम शेप होता है। अगर डायफ्राम में चोट लग जाती है, पंक्चर हो जाता है तो इसमें ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है और क्योंकि मैक्सिमम ब्रीदिंग करता है तो इससे जो है इंसान की डेथ हो जाती है, पर्सन की डेथ हो जाती है ना। फिनरिक जो है एक टर्म होती है जो डायफ्राम से रिलेटेड है। फिनरिक आर्टरी जो होती है वो डायफ्राम में ब्लड सप्लाई करती है ना। हम आर्टरी जब पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई तो उसमें एक बार सब याद करा देंगे कि कौन सी आर्टरी कहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है, लेकिन यहाँ आप याद कीजिए डायफ्राम में कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, फिनरिक आर्टरी है ना। और जो है इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है ब्रीदिंग, नॉस्ट्रिल, जहाँ ये जाके खुला फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स से आता है ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोस एंड द एल्वियोलाई। ये एक जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लंग्स तक जाने का पैसेज है ना। फॉरेन पार्टिकल जो है ह्यूमिडिफाई एयर जो है ये सब जो है नेजल कैविटी में जो हेयर्स और ऑयल होते हैं वो उसके टेम्परेचर को इतना लंबा पैसेज क्यों है भाई, यहाँ पे नाक से लेके यहाँ तक थोरेसिक कैविटी तक जाने में काफ़ी लंबा पैसेज होता है ना एयर को जाने के लिए, तो क्यों इतना लंबा पैसेज बनाया गया है, क्यों, जो बाहर की एयर है वो अंदर के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट नहीं होती है, या तो कम होगी या तो ज़्यादा होगी और कभी कभी मान लीजिए इक्वल भी होगी, लेकिन इसको जो है मैक्सिमम केस में या तो बाहर की एयर का टेम्परेचर कम होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से या फिर ज़्यादा होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर तो यही है और बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री से ज़्यादा है, तो नेज़ल से जब वो जाएगी तो जो म्यूकस होगा उसको कूल डाउन करेगा। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया से जाते हुए इतने लंबे पैसेज को जब वो कवर करती है, निकलती है, जाती है, लंग्स में पहुँचती है, वहाँ तक जाते जाते उसका जो एयर ली गई है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री कर दिया जाता है इन सब के थ्रू, है ना। और सपोज़ कीजिए कि बाहर से जो एयर ली वो ठंडी है, 37 डिग्री से कम है उसका टेम्परेचर, और अगर 37 डिग्री से कम टेम्परेचर है तब जो है उसको भी बराबर किया जाता है बॉडी टेम्परेचर के इसी पैसेज के थ्रू, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया ना, ये इतना सारा पैसेज, इतने सारे जो पार्ट लगे हुए हैं एयर को ले जाने के लिए लंग्स तक, कि ना तो वो ठंडी वहाँ पे पहुँचे बहुत, ना बहुत गर्म पहुँचे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी टेम्परेचर पे लंग्स ने एयर का पहुँचने के लिए इतना लंबा जो है ब्रीथिंग का रास्ता बनाया गया है ना भाई। पहले म्यूकस में हेयर मिलर जैसे स्टॉल लगे हुए हैं, पहला स्टॉल पे हेयर है और दूसरे पे ऑयल है, तीसरे पे म्यूकस है, इस तरीके से जो रास्ता है आउटर एयर का नोस्ट्रिल से जब एयर अंदर जाती है उसके थ्रू और लंग्स तक पहुंचती है, वहाँ तक जाने में इतने सारे स्टॉल लगे हैं हेयर्स का, ऑयल का, म्यूकस का, है ना। उसमें ग्लोटिस भी आ जाता है, इपिग्लोटिस भी आ जाता है,
ये सब जो है ना चीज़ें प्रेजेंट है, कुछ इनके यूज़ किए हैं, कुछ एयर के यूज़ किए, कुछ खाने के यूज़ किए, लेकिन पैसेज वही है। और जहाँ पे जाके दो दो एक विंड पाइप और एक फूड पाइप में कन्वर्ट हो जाता, तो विंड पाइप को बंद करने के लिए ग्लोटिस, और एक ग्लोटिस होता है जो विंड पाइप को बंद कर दिया जाता है जब हम खाना खाते हैं, जिससे खाने के पार्टिकल विंड पाइप में न जाए। तो है ना, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि जो है डायाफ्राम हमने पढ़ा, और थोड़ा सा लंग्स को पढ़ा, थोड़ा डायाफ्राम को पढ़ा। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। और जो है एल्वियोलाई जो है एक्चुअल डिफ्यूजन O2 और CO2 का होता है ब्लड और एटमॉस्फेयर के बीच में। भाई इतने सारे पैसेज से लंग्स में एयर गई, और लंग्स में जो राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल से ब्लड आया हुआ कहाँ पे? लंग्स में, जो कि रिच है किसमें? CO2 उसमें ज़्यादा है। तो CO2 को कम करने के लिए बाहर से एयर गई, जो इसमें 69 ml जो है ऑक्सीजन होती है। बॉडी सिर्फ 21 ml ऑक्सीजन को लेती है, 48 ml को बाहर कर देती है ना। ये हम पढ़ेंगे, इसी में आगे आएगा, है ना। तो जो है थोरैसिक चैम्बर जो है ये एयर टाइट चैम्बर होता है, एनाटॉमिकली एयर टाइट होता है, इसमें पंक्चर नहीं होता, कहीं से एयर लीक नहीं होती है। डोर्सली ये जो है इसमें वर्टिब्रा होता है, वेंट्रली जो है डोर्सली इसमें वर्टिब्रा कॉलम से टाइट होता है, वेंट्रली इसमें स्टर्नम होता है, लेटरली रिब्स होती हैं। अब समझिए, जो ये थोरेसिक कैविटी है एयर टाइट चैम्बर है। डोर्सली इसमें वर्टिब्रा कॉलम होते हैं, वेंट्रली इसमें स्टर्नम होता है। डोर्सल मतलब बैक साइड, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड, और लेटरल मतलब साइड, है ना, किनारे। समझ रहे हैं? ये दो, सपोज ये हाथ है, ये इसका उल्टा हिस्सा है, ये डोर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड फ्रंट है, और ये किनारे हैं। ये किनारे क्या है? रिब्स हैं। ये पीछे क्या है? सॉरी, किनारे पीछे क्या है? डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम है, और फ्रंट पे क्या है? स्टर्नम है। किनारे पे क्या है? रिब्स है, जिसकी, और नीचे क्या है? डायफ्राम है। तो ये एयर टाइट चैम्बर है, पूरा एयर टाइट चैम्बर होता है इन सब चीज़ों की वजह से, है ना। और जो है रिब जो लोअर साइड में जो डोम शेप डायफ्राम होता है, किसी भी तरीके का वॉल्यूम में चेंज लंग्स थोरेसिक कैविटी में, है ना, तो ये लंग्स की जो में मतलब मान लीजिए कोई भी दिक्कत होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, रप्चर हो जाती है, तो वो आपकी ब्रीथिंग को इफेक्ट करेगा। सपोज कीजिए डायफ्राम पंक्चर हो गया, तो वो 75% ब्रीथिंग करता है, तो पेशेंट का या पर्सन का सर्वाइव करना नामुमकिन होता है। तो ये जो है डायरेक्टली इसमें पल्मोनरी वॉल्यूम होता है। और अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग, स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे। स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग में क्या होता है भाई? ब्रीथिंग पर मिनट हम ब्रीथिंग, जैसे हमने क्या इंस्पायर की, इसमें इंस्पिरेशन किए, इसमें कितना टाइम लगा? 0.2 सेकेंड। हमने जब हवा छोड़ी उसमें कितना टाइम लगता है? 0.3 सेकेंड। समझ रहे हैं? जब हमने हवा सांस ली 0.2 सेकेंड में, सांस छोड़ी 0.3 सेकेंड में, है ना। न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं उनको 32 पर मिनट लेते हैं, वो ब्रीथ करते हैं। 5 साल तक का बच्चा 26 पर मिनट करता है। एडल्ट जो है कितना ब्रीथिंग करता है? 16 पर मिनट करता है। ओल्ड एज में ब्रीथिंग थोड़ी 50 के प्लस में 18 पर मिनट हो जाते हैं। और स्लीपिंग के समय पे सबसे कम वो होती है क्या? ब्रीथिंग। हम जो नॉर्मल ब्रीथ करते हैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में यूपेनिया कहते हैं। यूपीनिया, EUPNEA, यूपीनिया, नॉर्मल ब्रीथ और एब्डोमिनल ब्रीथ, है ना। और जब हम फोर्सफुल, जब लंबी सांस, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई अंदर और हमें O2 चाह रही है, तभी तो हम फोर्सफुल ब्रीथ करेंगे, उसको कहते हैं हाइपरपीनिया। हाइपर हो गया क्या? BP हाइपर हो गया, ज़्यादा BP होगा, तो ऐसे ज़्यादा ब्रीथ करने को हाइपरपीनिया कहते हैं। और लो ब्रीथ करने हाइपो मीन्स कम, नीचे, तो हाइपोपीनिया हो गया, है ना। जब हम पेनफुल, जब सांस लेने में हमको दर्द हो रहा है, दिक्कत महसूस हो रही है, तो डिस्पीनिया कहते हैं। DYSPNEA, डिस्पीनिया, है ना। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है, भाई CO2 ज़्यादा है, हम सांस ले रहे हैं लेकिन उसमें ऑक्सीजन मिल नहीं रही, तो उसे ऑक्सीपीनिया कहें। हाइपोक्सीपीनिया, हाइपोक्सिया, है ना, हाइपोक्सिया। वो पीनिया आया था ना, उसकी वो नॉर्मलाइजेशन में पीनिया हो गया, निकल गया मुँह से, पीनिया नहीं है, हाइपोक्सिया है। क्या वर्ड है? लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू कॉल्ड हाइपोक्सिया। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो उसे एनोक्सिया कहते हैं, AN,
OXI, एन जो ए जो है नेगेटिव का सिंबल है, तो उसी से समझ लीजिए एनोक्सिया। सफोकेशन जब ऑक्सीजन का होता है, कार्बन सफोकेशन जो है सॉरी ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एस्फेक्सिया। जैसे साइकोलॉजी में वो था ना डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया, और इस तरीके से ना अफेजिया। अफेजिया क्या होता है कि सफरिंग ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है एंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में। एस्फेजिया क्या होता है? हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया प्लस हाइपरपीनिया, है ना। हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया होता है लो ब्रीथिंग, है ना। और जो है हाइपोक्सिया का लैक ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी। और हाइपरपीनिया क्या है? हाइपर हो गया, तो हाइपरपीनिया क्या है? फास्ट ब्रीदिंग। अपेक्सिया होगा जब स्किन का कलर ब्लूइश या वायलेट कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब है कि CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है या CO2 बहुत ज़्यादा है, तो उसे कैनोजिया कहते हैं। CYANOSIA कैनोजिया कहते हैं कि इसको जब स्किन का कलर ब्लूइश हो जाता है, यहाँ से आप बांध दीजिए थोड़ी देर, रस्सी से टाइटली बांध दीजिए, या पकड़ लीजिए कोई इतना टाइट कि आगे ब्लड की सप्लाई रुक जाए, थोड़ी देर बाद आपका हाथ नीला होने लगेगा, तो आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, विजन क्लासेस है। और कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है, कोई सजेशन देना है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।